नमस्कार, हूनबिल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल गर्ग। बड़ी खबर से शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज होगी कैबिनेट की बैठक। सचिवालय में सीएम की अध्यक्षता में होगी बैठक। महिला नीति, पर्यटन, पंचायत के प्रस्ताव पर लग सकती है मोहर। शिक्षा विभाग भर्ती के प्रस्ताव पर भी लग सकती है मोहर। काफी अहम मानी जा रही है कैबिनेट की बैठक। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर आज कैबिनेट की अहम बैठक होने जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक होगी और तमाम कैबिनेट मंत्री इस बैठक में शामिल भी होंगे। इस दौरान ये भी कहा जा रहा है कि कई अहम प्रस्तावों पर मोहर भी लग सकती है। शिक्षा विभाग भर्ती के प्रस्ताव पर भी इस दौरान मोहर लगना संभव माना जा रहा है। और आज की कैबिनेट काफी अहम भी मानी जा रही है। ये कयास लगाए जा रहे हैं कि कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिल सकती है। मुख्यमंत्री धामी की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की बैठक होगी। तो सचिवालय में सीएम की अध्यक्षता में ये कैबिनेट की बैठक होने वाली है और इस दौरान तमाम कैबिनेट मंत्री इस बैठक में शामिल होंगे। महिला नीति, पर्यटन, पंचायत के प्रस्ताव पर भी मोहर लगना संभव माना जा रहा है। शिक्षा विभाग भर्ती के प्रस्ताव पर भी मोहर लग सकती है और ऐसे में काफी अहम आज की कैबिनेट बैठक मानी जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक होगी और इस दौरान तमाम कैबिनेट मंत्री इस बैठक में शामिल भी होंगे। और संवाददाता अरुण सैनी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अरुण, आज की कैबिनेट की बैठक काफी अहम भी मानी जा रही है। क्या ऐसे कौन से प्रस्ताव हैं जिन पर आज मोहर लगना संभव माना जा रहा है? जी सर, आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में 12:30 बजे एक बैठक होगी, कैबिनेट बैठक, जिसमें कि कई अहम प्रस्तावों पर जो है मुहर भी लग सकती है। करीब 1 दर्जन से अधिक प्रस्ताव आने की संभावना इस कैबिनेट बैठक में है और 1 दर्जन से अधिक प्रस्ताव पर जो है मुहर भी आज इस कैबिनेट बैठक में लग सकती है, जिसमें कि महिला नीति को लेकर भी कैबिनेट बैठक की जो है कैबिनेट की मुहर लग सकती है। महिला नीति को लेकर अगर बात की जाए तो जिस तरीके से महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ना, उन्हें आत्मनिर्भर बनाना और ऐसे में महिलाओं को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए जिस तरीके से तमाम योजनाएं भी चल रही है, परियोजनाएं भी चल रही है और सरकार लगातार इसके लिए कदम भी उठा रही है, तो ऐसे में महिला नीति भी बनाई गई है और महिला नीति से महिलाओं को किस तरीके का फायदा मिलेगा, किस तरीके से उन्हें आगे बढ़ाया जाएगा, ये तमाम चीजें जो है उस महिला नीति में है, उस पर आज मुहर लग सकती है। और क्या कुछ महिला नीति में और अन्य चीज जोड़ी गई है, वो भी इसके आज जो है कैबिनेट में बैठक अगर प्रस्ताव पर मुहर लगती है, ये तमाम चीजें क्लियर होंगी। इसी के साथ साथ ही पर्यटन, जिस तरीके से पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश में लगातार जो है कार्य भी हो रहा है, क्योंकि पर्यटन और तीर्थाटन दोनों उत्तराखंड के आर्थिकी की रीढ़ भी माने जाते हैं, तो पर्यटन को जिस तरीके से बढ़ाया दिया जाए, उससे संबंधित प्रस्ताव भी आज इस कैबिनेट बैठक में आ सकते हैं। पंचायती राज को लेकर भी कई प्रस्ताव बैठक में आने की उम्मीद है। शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, किस तरीके से खेल हो, युवा कल्याण हो, इस तरीके से सभी विभागों से संबंधित कई प्रस्ताव इस बैठक में आ सकते हैं और कई प्रस्ताव पर जो है बैठक में मुहर लगने की संभावना जो है वो है। और ऐसे में क्या कुछ इस कैबिनेट में रहता है, तमाम चीज जो है, जो कैबिनेट की बैठक होगी उसके बाद ही तमाम चीजें जो है वो स्पष्ट होंगी। अरुण, जिस तरह से राज्य में महिला अपराध की घटनाएं भी बढ़ी थी, ऐसे में महिला नीति उत्तराखंड में लाना कितना जरूरी भी हो जाता है? जी बिल्कुल विशाल, देखिए महिलाओं को के खिलाफ जिस तरीके से अगर जो एक डेटा आया था, जिसमें कि नॉर्मली राज्यों में महिलाओं के प्रति अपराध में उत्तराखंड सबसे पहले स्थान पर रहा। इस तरीके से जो है कई महिला अपराध लगातार बढ़ रहे हैं, तो ऐसे में महिला नीति उसमें भी कारगर साबित होगी। महिलाओं के लिए किस तरीके की इसमें नीति रखी गई है, किस तरीके के उसमें कानून रखे गए हैं, क्या कुछ चीजें रखी गई हैं, तमाम चीजें देखने वाली होंगी। और ऐसे में जरूर जो है महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, उन्हें स्वरोजगार से जोड़ने के लिए और आने वाले समय में महिलाएं भी देश का प्रतिनिधित्व कर सके, प्रदेश का प्रतिनिधित्व कर सके, इस तरीके से तमाम योजनाओं का लाभ भी उन्हें दिया जा सके, ये तमाम चीजें जो है इस नीति में होनी है और काफी जरूरी भी है। और आखिर नीति में क्या कुछ रहता है, तो जब नीति निकल कर नीति सामने आएगी, उस पर मुहर लगेगी, तभी तमाम चीजें जो है वो स्पष्ट होगी कि आखिर इस नीति में क्या कुछ रखा गया है। बिल्कुल अरुण, आप बने रहिए हमारे साथ। और देहरादून से बड़ी खबर, मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने की समीक्षा बैठक। सचिवालय में की अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक। मुख्य सचिव ने मांगी जिलाधिकारियों से भू कानून को लेकर रिपोर्ट। मुख्य सचिव ने हर वर्ग से सुझाव लेने के भी निर्देश दिए हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर सभी जिलों के जिला अधिकारियों से भू कानून के संबंध में रिपोर्ट भी मांगी गई है
और संवाददाता अरुण सैनी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अरुण, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है, किस तरह की तस्वीरें ये सामने आ रही हैं और किस तरह की रिपोर्ट भी मांगी गई है? जी सर, देखिए प्रदेश में सख्त भू कानून की मांग लंबे समय से हो रही है और लगातार कई संगठन जो है इसकी मांग कर रहे हैं कि प्रदेश में एक सख्त भू कानून होना चाहिए, जिसको लेकर तमाम विरोध प्रदर्शन भी होते हैं, तमाम आंदोलन भी होते हैं, महारैलियां निकलती हैं। तो इस तरीके की तमाम जो है चीजें वो देखने को मिलती है। ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भू कानून को लेकर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी की अध्यक्षता में कमेटी भी गठित की गई थी, जो कि भू कानून पे एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार करेगी और उस रिपोर्ट को सरकार को दिया जाएगा। फिर उसकी रिपोर्ट के आधार पर जो है आने वाले बजट सत्र में जो है भू कानून से संबंधित कुछ जो है विधेयक या फिर बजट सत्र में भू कानून से संबंधित कुछ न कुछ जो है चीजें वो प्रावधान वो लाया जा सकता है। तो इसी को लेकर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी लगातार बैठकें भी कर रही हैं, समीक्षा बैठक भी कर रही हैं। तो इसी क्रम में जो है कल मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने समीक्षा बैठक भी की, जिसमें जिला अधिकारियों से एक विस्तृत रिपोर्ट मांगी गई है। जिला अधिकारी अपनी रिपोर्ट तैयार करेंगे और रिपोर्ट जो है जिला मुख्य सचिव को सौंपेंगे, जिसमें कि उस रिपोर्ट में जो सुझाव भी लिए गए हैं कि जो सामाजिक संगठन है या फिर सामाजिक कार्यकर्ता है, राज्य आंदोलनकारी है, राजनीतिक कार्यकर्ता है, उन सभी से सुझाव भी लिए जा रहे हैं कि किस तरीके का सख्त भू कानून होना चाहिए, किस तरीके का भू कानून प्रदेश की जनता चाहती है। इसी के साथ ही तहसील स्तर पर भी रिपोर्ट तैयार की गई है। तहसील स्तर पर रिपोर्ट तैयार जो हुई है उसका अध्ययन करने के लिए भी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। और इसी के साथ साथ ही जिलाधिकारी जो है भू कानून का उल्लंघन जिस तरीके से तमाम कार्यवाही हो रही है, जिन लोगों ने भू कानून का उल्लंघन किया है या उन्हें पौने दामों में जमीनें खरीद फरोख्त की है या जमीनों का गलत इस्तेमाल किया है, भू कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भी जिस तरीके से लगातार कार्यवाही चल रही है, तो तमाम ऐसी चीजें हैं जो उस रिपोर्ट में जिलाधिकारियों को रखनी है और इस रिपोर्ट को जो है मुख्य सचिव को सौंपा जाएगा और उसके बाद इस रिपोर्ट के आधार पर जो है आगे भू कानून को लेकर तमाम कार्य जो है वो होने हैं। इस तरीके बिल्कुल। से कार्य हो रहे जी। हैं भू कानून को लेकर, लेकिन बजट सत्र में किस तरीके का भू कानून आता है, किस तरीके से सशक्त भू कानून प्रदेश सरकार लाती है, तमाम चीजें देखने वाली है। बिल्कुल अरुण, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और उत्तरकाशी से बड़ी खबर, गोरसाली गांव में स्थित गौशाला में लगी आग, 7 पशुओं की जलकर हुई मौत। मौके पर पहुंची पशु चिकित्सा टीम। विकासखंड बटवाड़ी के गोरसाली गांव का बताया जा रहा पूरा मामला। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर 7 पशुओं की जलकर मौत भी हो गई है। और ऐसे में गौशाला में आग लग गई थी, जिसके बाद 7 पशु ऐसे थे जो कि मौके पर ही थे और वो अपने आप को नहीं बचा पाए, उनकी जलकर मौत भी हो गई है। विकासखंड भटवाड़ी के गोरसाली गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर ये भीषण आग लगी और आग के चपेट में आने से 7 पशुओं की मौत भी हो गई और 7 पशुओं की जलकर इस दौरान मौत हो गई है। मौके पर अब टीम भी पहुंची हुई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार देर रात ट्रांसपोर्ट नगर आईएसबीटी स्थित रैन बसेरों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान सीएम ने रैन बसेरों में की गई व्यवस्थाओं का जायजा लिया, साथ ही वहां रह रहे लोगों का हालचाल भी जाना। सीएम ने बेघर और मलिन बस्तियों में रहने वाले लोगों को सर्दी से बचाव के लिए कंबल भी वितरित किए। चंपावत जिले में सरकार की जल जीवन मिशन योजना में लगातार भ्रष्टाचार और लापरवाही के मामले सामने आ रहे हैं। वहीं लोहाघाट ब्लॉक के सीमांत क्षेत्र रोसाल में जल जीवन मिशन योजना के तहत 181 लाख रुपए की लागत से बन रही रोसाल रेटो पेयजल योजना का कार्य पिछले 2.5 साल से भी पूरा नहीं हो पाया है, जिसकी वजह से ग्रामीणों में जल संस्थान के खिलाफ काफी आक्रोश भी है और ग्रामीण जल संस्थान पर लापरवाही का गंभीर आरोप भी लगा रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि काम न होने की वजह से पेयजल का भीषण संकट छाया हुआ है। अब ग्रामीणों ने विभाग को चेतावनी भी दे दी है कि अगर योजना जल्द ही पूरी नहीं की गई तो सभी जल संस्थान के खिलाफ धरना देने पर मजबूर होंगे। हमारे यहाँ जो जल जीवन मिशन के द्वारा जो योजना बनाई जा रही है वो 4 गांव के लिए योजना बननी है। एक है रोसाल, डनगांव, टुंटाविस्टा और लूजनी। और उसको जो है 2.5 साल का समय बीत गया है, लेकिन अभी तक वह योजना पूर्ण नहीं हुई है।
और बीच में भी जब इन्होंने उसको पंप बोरिंग करने के बाद योजना छोड़ दी थी, उसके बाद फिर हमने आपके मीडिया के माध्यम से जो है ये खबर चलाई थी, तो फिर उसके बाद इन्होंने उसमें काम किया, लेकिन अभी तक न तो उनकी पूरी कनेक्टिविटी पूरी हुई है और ना ही उसमें टैंक बने हैं, और ना ही कुछ हो रहा है। और लोहिनी जैसे गांव में जहां पानी की बहुत ज़्यादा समस्या है, वहां लोग पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है। तो कब ये योजना पूरी होगी? अब जनवरी फरवरी के बाद वैसे ही पानी की बहुत समस्या हो जाती है। मसूरी में बर्फ पड़ने के बाद शहर में कड़ाके की ठंड पड़ने लगी है, जिसके बाद नगर पालिका परिषद ने सर्दी से निपटने के लिए पूरे इंतजाम कर दिए हैं। नगर पालिका परिषद पालाग्रस्त सड़कों पर चूना बिछाने का काम कर रही है ताकि कोई दुर्घटना ना हो सके। वहीं शहर के सभी चौराहों पर अलाव जलाने की भी व्यवस्था की गई है। नगर पालिका परिषद मसूरी के अधिशासी अधिकारी तनवीर सिंह मारवा का कहना है कि IDH बिल्डिंग में रैनबसेरा बना दिया गया है ताकि जरूरतमंद लोगों को मदद मुहैया कराई जा सके। जहाँ जहाँ पर पाला पड़ता है, तो जो एरिया है हमारे यहाँ चेन्नई के मेन रोड, वहाँ पे चूना डलवाया जाएगा और चूने डलवाने की हमारी सारी टीम गठित हो रखी है। और अभी से आज से हम ये अलाव जलवाना भी शुरू कर रहे हैं। हमने सर्दी के लिए रैन बसेरा भी बना दिया है IDH में, जहाँ पे हमारा प्लांट है, जहाँ हर साल बनता है। तो अभी फ़िलहाल तो यही हमारी तैयारियाँ हैं। हम कोशिश करेंगे कि फरवरी तक ये तीनों चीज़ें हम रेगुलर बेसिस पे करते हैं। अभी अगर सड़कें बंद हो जाती हैं तो हमारे पास जो हमारी अभी बैको लोडर जिसको जैसे भी हम बोलते हैं, उससे अगर उस लागत उसको हटवा के ही हम सस्ता साफ करवा पाएंगे जो हमारे शहर के अंदर के। पौड़ी के थाना प्रभारी अपने क्षेत्रों में ग्राम सुरक्षा समितियों के साथ मिलकर एक अभियान चला रहे हैं, जिसके तहत स्थानीय ग्रामीण को साइबर अपराध, डिजिटल अरेस्ट और महिला सुरक्षा के प्रति जागरूक किया जा रहा है ताकि ऐसे अपराधों पर प्रभावी ढंग से अंकुश लगाया जा सके। इसी क्रम में रखनी खाल थाना अध्यक्ष संतोष पैथवाल ने अपने ग्राम में ग्राम सुरक्षा समिति और महिला मंगल दल के साथ मिलकर साइबर अपराध, डिजिटल अरेस्ट और महिला सुरक्षा पर जन जागरूकता गोष्ठी का भी आयोजन किया है। इस दौरान ग्रामीणों को जागरूकता पैम्पलेट्स भी बांटे गए हैं। साथ ही पुलिस ने हेल्पलाइन नंबरों की भी जानकारी दी है। हम लोग ये कार्य कर रहे हैं कि गांव-गांव जाके हमारी टीम्स जो हैं, एक तो अवेयरनेस फैलाएं, लोगों को जागरूक करें और उनको इस चीज़ का आभास रहे कि यदि कोई बाहर से कोई कॉल आता है, कोई उनसे पैसे लेन देन का कोई उन संपर्क करता है तो उसमें वो सतर्क रहें। दूसरी ओर जनपद में क्योंकि चारों ओर से हमारे बाहरी राज्यों से या बाहरी जिलों से जो भी लोग आते हैं, उनके ऊपर भी हम लोग विशेष चेकिंग अभियान चलाते रहते हैं और ताकि कोई बाहर से व्यक्ति आकर कोई यहाँ पर कोई किसी प्रकार का कोई अपराध ना करे। रामपुर नाली हमारे यहाँ खाद थाने से ये लोग आए तो हमें सब चीज़ के लिए बताया, जैसे कि युवा लड़कियों को कैसा बचना चाहिए, गांव के लिए सब कुछ बताया। हमें लड़कों के बारे में सब कुछ ठीक ठाक बताया, हमें बहुत अच्छा लगा। नॉलेज वाली बातें हमारे को समझाई तो हमें उनकी बातों का बड़ा मनन हुआ और हमें अपनी उसमें पूरी जानकारी हुई। एक सब हमारे गांव में आए, हमारे को अपनी जानकारी हमारे उसमें डाली तो हमें बड़ी खुशी प्रशंसा हुई और हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जो हमारे ग्राम सभा के अंदर अपने अमूल्य समय दे करके हमारे। पौड़ी के यमकेश्वर विधानसभा क्षेत्र में अंतर्गत किन्सूर मोटर मार्ग पर एक गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें पति पत्नी और बेटे समेत 3 लोगों की मौत भी हो गई। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और जांच में जुट गई। मामले में राजस्व उप निरीक्षक अमित ने बताया है कि शवों का पोस्टमार्टम कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। उधम सिंह नगर की काशीपुर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पुलिस ने नए साल की तैयारियों के बीच लोगों के खोए हुए मोबाइल फोन वापस लौटाकर उन्हें खूबसूरत तोहफा दिया है। बता दें कि पुलिस की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद 235 खोए हुए मोबाइल बरामद कर उनके मालिकों को लौटा दिया है।
पुलिस ने बताया है कि बरामद किए गए मोबाइल फ़ोन की कीमत लगभग 32 लाख रुपए बताई जा रही है, जिसे पाकर मोबाइल मालिकों में खुशी की लहर है। ये कई महीनों से लोगों के मोबाइल जो गुम हुए थे उनको एसओजी की टीम के द्वारा सर्विलांस पर लगाया गया था, जिसमें कुल 225 मोबाइल बरामद किए गए थे। इनकी कीमत लगभग 32 लाख रुपए है। आज उन मोबाइल को जो उनके असली धारक हैं उनको प्रदान किया जा रहा है। काशीपुर में महुआ खेड़ागंज नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी सतीश कुमार की मेहनत ने शहर की तस्वीर बदल दी है। पहले जहां शहर में कभी गंदगी का अंबार हुआ करता था, लेकिन अब शहर को पहचान पाना मुश्किल है। सतीश कुमार के कार्यभार संभालने के बाद से हालात पूरी तरह से बदल गए हैं। अब क्षेत्र में नियमित रूप से डोर टू डोर कूड़ा इकट्ठा किया जाता है। सफाई कर्मचारी को दिन में 3 बार क्षेत्र को साफ रखने के निर्देश दिए गए हैं। इस बारे में सतीश कुमार का कहना है कि देश के प्रधानमंत्री का सपना है कि हर गांव और हर शहर को स्वच्छ बनाए रखा जाए। इसे सरकार के द्वारा भी साकार करने के लिए लगातार काम किया जा रहा है। संबंध में बताना चाहूँगा कि जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी, उनका जो ड्रीम प्रोजेक्ट देश को लेकर ये रहा कि हमारा देश एक स्वच्छ, एक सुंदर, एक साफ सुथरा बना रहे। इसके संबंध में हमारे राज्य में भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा भी समय समय पर समीक्षा ली जाती है और समय समय पर आदेश पारित किए जाते हैं कि हमारे अपने राज्य से किसी भी तरह की गंदगी को ना पनपना दिया जाए। और इस संबंध में हमारे पालिका द्वारा मेरे कर्मचारियों द्वारा इसका संकल्प लिया गया है कि हम अपने मुख्यालय या अपने नगर पालिका को स्वच्छ बनाने के इसमें हमारे तीनों टाइम सफाई व्यवस्था दुरुस्त की जाती है। उत्तराखंड में धामी सरकार ने पहाड़ों से पलायन रोकने के लिए होम स्टे योजना की शुरुआत को संचालित किया है, लेकिन अब इसकी चर्चा केंद्रीय स्तर पर भी हो रही है। बाकायदा केंद्र सरकार की नीति आयोग की टीम उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, गोवा और केरल की होम स्टे योजना का अध्ययन भी कर चुकी है। कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार होम स्टे के लिए राष्ट्रीय स्तर पर नीति बनाएगी, जिससे उत्तराखंड सहित कई राज्यों को फायदा होगा। इस रिपोर्ट में देखिए। कुछ साल पहले बाबा केदार के दर्शन के बाद उनके चरणों में बैठकर मैंने बड़े विश्वास से कहा था कि ये दशक उत्तराखंड का दशक होगा। बीते वर्षों में उत्तराखंड ने मेरे इस विश्वास को सही साबित किया। उत्तराखंड में 2017 से ही बीजेपी की डबल इंजन वाली सरकार है। सरकार के मुखिया हैं पुष्कर सिंह धामी, जिनकी नीतियां अब केंद्र सरकार को पसंद आ रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पहाड़ से पलायन रोकने और स्थानीय लोगों को गांव में ही रोजगार देने के लिए एक योजना बनाई है, जिसका नाम दिया गया है होम स्टे योजना। उत्तराखंड की होम स्टे योजना की भारत सरकार की नीति आयोग की टीम अध्ययन कर रही है। हालांकि इसमें उत्तराखंड के साथ ही उत्तर प्रदेश, केरल और गोवा की होम स्टे नीतियों का भी अध्ययन किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि इसके आधार पर केंद्र सरकार राष्ट्रीय स्तर पर होम स्टे नीति पर काम करेगी। बड़ी बात यह कि चारों राज्यों में से उत्तराखंड के होम स्टे योजना से केंद्र सरकार ज्यादा प्रभावित हुई है। बीते वर्षों में 5000 से ज्यादा होम स्टे का रजिस्ट्रेशन किया गया है। साथियों, आज उत्तराखंड ऐसे निर्णय ले रहा है, ऐसी नीतियां बना रहा है जो देश के लिए उदाहरण बन रही है। दरअसल उत्तराखंड की धामी सरकार स्वरोजगार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से यह कदम उठा रही है, जिसके लिए पर्यटन विभाग भी आगे आया है। पहाड़ी क्षेत्रों में होम स्टे खोलने के लिए उचित अनुदान राशि भी प्रदान की जा रही है, जिसका उद्देश्य पहाड़ से पलायन को रोकना और युवाओं को स्वरोजगार देना है। प्रदेश में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं, लिहाजा पर्यटन को रोजगार का जरिया बनाने के लिए सरकार गंभीरता के साथ काम कर रही है। ट्रैकिंग रूट्स पर जो भी स्थानीय युवा या ग्रामीण होम स्टे करना चाहते हैं,
उन्हें सरकार ट्रैकिंग एक्सट्रैक्शन सेंटर होम स्टे अनुदान योजना के तहत अनुदान राशि प्रदान करेगी। इस योजना के तहत सरकार 60,000 रुपए प्रति कमरे के हिसाब से अनुदान देगी। इसके अलावा यदि होम स्टे को नवीनीकरण की आवश्यकता होती है तो उसके लिए सरकार ने 25,000 रुपए की सहायता राशि दे रही है। ट्रैकिंग रूट के लगभग 2 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले स्थानीय ग्रामीणों को प्राथमिकता दी जा रही है। बिल्कुल, देखिए पर्यटन की दृष्टि से होम स्टे हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता जा रहा है और जिस प्रकार से ग्रामीण स्तर पर होम स्टे को बढ़ावा देने से वहाँ की आर्थिकी मजबूत हुई है, उसी को दृष्टिगत रखते हुए केंद्रीय टीम ने आकर ये जो है इस चीज़ पे नीति आयोग के माध्यम से अब नीति बना रही है कि हम लोग जो है केंद्रीय स्तर पर एक समिति बनाएं और उसकी मॉनिटरिंग करें। इसके अलावा मूल निवासियों के लिए स्वरोजगार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से वीर चंद्र सिंह गढ़वाली योजना संचालित है। इस योजना के तहत 33% की सब्सिडी सरकार देती है। इस योजना के जरिए स्थानीय लोग होम स्टे निर्माण, होटल, रेस्टोरेंट, बेकरी निर्माण के अलावा एडवेंचर स्पोर्ट्स, ट्रैवल एजेंसी आदि तमाम तरह के व्यवसायों को शुरू कर सकते हैं। इसके लिए जिला पर्यटन कार्यालय से संपर्क करना होगा और वीर चंद्र सिंह गढ़वाली योजना की वेबसाइट में जाकर भी आवेदन कर सकते हैं। तमाम चीज़ों को देखते हुए, क्योंकि पर्यटन जो है उत्तराखंड में एक विशेष महत्व रखता है और पर्यटन और तीर्थाटन को देखते हुए प्रत्येक सुविधाएं जो है सरकार की तरफ से मिले, राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर उत्तराखंड जो हमारी देवभूमि है उसमें पर्यटन में बेहतर से बेहतर सॉल्यूशंस लाकर दें और जनता को सुविधाएं प्रदान करें, इसी दृष्टिगत जो है ये सभी चीज़ें हो रही। इतना नहीं, प्रदेश में पंडित दीनदयाल गृह आवास योजना भी संचालित की जा रही है। इस योजना में सरकार का 50% की सब्सिडी देने का प्रावधान है, जो अधिकतम 15 लाख तक मिल सकती है। इसमें ब्याज में भी सब्सिडी देने का प्रावधान है, जो ब्याज में 50% मिलती है, जो अधिकतम 1 लाख से 1.5 लाख तक होती है। इस योजना का लाभ लेकर नया होम स्टे निर्माण कर सकते हैं या फिर अपने पुराने घर का जीर्णोद्धार कर उसे होम स्टे में बदल सकते हैं। इस योजना का लाभ लेने के लिए पर्यटन विभाग की वेबसाइट पर आवेदन किया जा सकता है। गतिविधियों को बढ़ावा देने के प्रति सरकार कतई गंभीर नहीं है। सरकार ने कभी भी इस तरफ ध्यान नहीं दिया। उत्तराखंड की सरकार ने विगत 10 वर्षों में 10 नारे दे दिए हैं। पहले इन्होंने कहा था 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, क्या हुआ उसका हश्र आप देख रहे हैं। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 डेस्टिनेशन, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हम कहा था एक डेस्टिनेशन तैयार करेंगे। मैं सरकार को चुनौती देके पूछना चाहता हूं, बता दें वो किस जिले में कौन सा एक नया इन्होंने कोई डेस्टिनेशन तैयार किया। आज तक 10 वर्षों में एक पर्यटक स्थल तैयार नहीं किया। एक तरफ जहां उत्तराखंड सरकार इन योजनाओं के जरिए पहाड़ में ही लोगों को रोजगार दे रही है, तो इसमें कोई शक नहीं कि लोग पहाड़ से नीचे नहीं उतरना चाहेंगे। लेकिन बात सिर्फ होम स्टे निर्माण कर लेने तक ही सीमित नहीं है। इस योजना के साथ ही सरकार को सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा और स्वास्थ्य पर भी जोर देना होगा, ताकि पहाड़ में रहने वाले लोग घर में ही आमदनी करें और बच्चों को बेहतर शिक्षा दे सकें। विपक्ष भी इस बात पर जोर देता है कि योजनाएं कोई खराब नहीं होती, लेकिन सरकार की मंशा साफ है या नहीं, ये बड़ी बात है। होम स्टेज के बारे में है, अब ये शिकायत भी मिली कि होम स्टे के नाम पर बड़े बड़े 5 सितारा होटलों में लोग, उद्योगपति ने लोन लेकर होटल खड़े कर दिए गए हैं और सरकार उनको सब्सिडी दे रही है, उनको सारी सुविधाएं दे रही है। और जो ग्रामीण क्षेत्र में होम स्टे हैं उनकी कितनी ऑक्यूपेंसी है, क्या स्थिति है, वहाँ पर्यटन की गतिविधियाँ हैं नहीं हैं, उस तरफ सरकार का कोई ध्यान नहीं है। और सरकार को चाहिए था कि एक ठोस नीति बनाती और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नए नए पर्यटक स्थल विकसित किए जाते, वहाँ पर पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाता, तो तब हम कहते कि हाँ सरकार गंभीर है। और कहने को सरकार कितनी अपनी पीठ थपथपा ले, लेकिन सरकार की जो पर्यटन नीति है वो अधूरी है, फेल है और सरकार पर्यटन नीति बनाने में असफल रही है। उत्तराखंड पहाड़ी राज्य है और देश दुनिया के लोग उत्तराखंड जैसे राज्यों में छुट्टियां बिताने प्रत्येक वर्ष आते हैं। राज्य स्थापना दिवस पर पीएम मोदी ने भी राज्य सरकार की उन नीतियों की जमकर तारीफ की थी, जिसकी चर्चा कई राज्यों में की जाती है, या उन नीतियों की वजह से उत्तराखंड वासियों की जिंदगी में बड़ा बदलाव आया है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश समेत कुछ राज्यों में बाकी राज्यों के हिसाब से तापमान कम रहता है। यही वजह है कि देश भर और दुनिया भर के लोग
हर साल उत्तराखंड जैसे राज्यों में छुट्टियां बिताने के लिए आते हैं और प्रदेश की शांत वादियों में कुछ समय बिताकर सुकून महसूस करते हैं। ऐसे में होम स्टे योजना स्थानीय लोगों के लिए कमाई का बेहतर विकल्प है, जिस पर सरकार काम कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।